हेलो बच्चों, मेरे स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा यह पाठ है हम पढ़ेंगे। इस पाठ में आज हम महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 18 के गुणनखंड लिखो। अब हमें ये प्रश्न हल करना है कि अब हमें क्या बनाने हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ है कि 18 किस किस संख्या से भाग होता है, पूरा पूरा विभाजित होता है। जब मैं भाग बोलता हूँ तो इसका अर्थ आप ये समझे कि पूरा पूरा विभाजित होना है। भाग तो कोई भी किसी भी संख्या से भाग हो जाती है, वहाँ भाग होगी तो शेष बचेगा, लेकिन हम उसको विभाजित होना नहीं कहते। विभाजित का अर्थ है पूरा पूरा भाग होना। तो 18 किस किस से विभाजित होना है, हमें वह देखना है। उन्हीं को 18 के गुणनखंड कहते हैं। तो अब हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड बराबर 1। 18 1 से भाग होता है, सभी संख्याएं 1 से भाग होती हैं। इकाई का अंक 8 है तो 2 से भाग हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 3 से भाग हो जाता है, 3 से हो जाएगा। उसके बाद 6 से भी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 जब दोनों से होता है तो वह संख्या 6 से भी हो जाएगी। 6 के बाद फिर अंकों का जोड़ देखो, 8 और 1 9, तो इसका अर्थ है 9 से भी हो जाएगा। और फिर स्वयं 18 से हो जाएगा। तो 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 2 3 6 9 और 18। इसी तरह से नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। अब हमें कुछ और संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 24। अब हमें 24 के गुणनखंड लिखने हैं। तो 24 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 24 जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है वे संख्याएं हमें लिखनी हैं। कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। 24 इन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इन सब की नियम आपको बता रखे हैं, तो वो नियम लागू करो और देखते रहो। 2 का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो 4 है तो 2 से भाग होगी। अंकों का जोड़ 4 और 2 6, 6 3 के पाड़े में आता है तो 3 से भी होगी। इकाई और दहाई का अंक यदि 4 के पाड़े में आता है तो वो संख्या 4 से भाग होगी। जब संख्या 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए तो वह संख्या 6 से भाग हो जाती है। इसी तरह से इनको 8 से भाग करके देखो। 8 का विभाजकता का नियम 3 अंकों की संख्या है, तो 8 3 24 हमें सीधा ही पाड़े में पता है तो लिख देंगे 8 भी। और जब 6 और 2 दोनों से हो रही है तो वह संख्या 12 से भी हो जाएगी, और 24 अपने आप से तो होगी। इस तरह से ये हमने लिख दिए 24 के गुणनखंड। 5 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 और 5। इसके अलावा किसी से नहीं होता है, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या के इसके 2 ही स्वयं के गुणनखंड है। एक तो 1 सबका होता है और एक स्वयं, तो 1 और 5 ही होंगे। 9 के गुणनखंड 1 3 और 9 के गुणनखंड हो जाएंगे। इसी तरह अब हमें 10 के गुणनखंड लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2 5 और 10। 1 से होता है सभी संख्याएं, इकाई का अंक 0 है तो 2 से होगा। फिर 0 है तो 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि 5 का नियम क्या बताया था, इकाई का अंक 0 है 5 हो तो इकाई का अंक 0 है तो 5 से भी होगा। और फिर 10 है तो स्वयं अपने आप से भी हो जाएगा। 36 के अभाज्य गुणनखंड बनाओ। अब हमें 36 के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, तो आइए इनको भाग विधि से करके देखते हैं। एक रेखा इस तरह से खींचे लाइन से, और दूसरी इधर से खींच दें। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 36। अब 36 हमें देखना है किस किस संख्या से भाग होता है। सबसे पहले 2 से शुरू करना है। इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या 2 से होगी, अन्यथा नहीं होगी। 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो इसका अर्थ है यह 2 से विभाजित हो जाएगी। हम यहाँ लिखेंगे 2, और 36 को हम 2 से भाग करेंगे, भागफल आएगा वह लिख देंगे। भागफल क्या आता है, 18। 36 को आप 2 से भाग करके देखो, भागफल 18 आएगा, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। अब फिर देखिए इकाई का अंक क्या है, 8, तो इसका अर्थ है ये 2 से पुनः विभाजित हो जाएगी। फिर हम इसको 2 से विभाजित कर देंगे। अब क्या आ गया, 2 × 18 9 आ गया। अब 2 से नहीं होगा, क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। अब इकाई का अंक क्या है, 9 है, एक ही अंक है, वही इकाई का अंक है। अब 9 है तो ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 तिया 9 और 3 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3। ये हो गए 36 के
अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो आए हैं 2, 2, 3, 3, इनकी यदि गुना 36 आती है तो आपका ये अभाज्य गुणनखंड सही है, अन्यथा गलत है। आइए करके देखें गुना। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर, गुणा करके देखें। 2 को 2 से गुना करो, 2 दूनी 4, फिर 4 को 3 से करो, 4 तिये 12, और 12 को 3 से करे तो 12 तिये 36। 4 था, 36 से शुरुआत किया था, 36 हमारा उत्तर आ गया। इसका अर्थ है हमारे अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल सही हैं। 25 और 35 के साझा गुणनखंड लिखो। पहले 25 के बनाएंगे, फिर 35 के बनाएंगे, और जो साझा होंगे, साझा का अर्थ है जो दोनों में होंगे, फिर वो लिख देंगे। आइए शुरू करें उसी विधि से। यहाँ पर हमने लिख दिया 25, 2 से नहीं जाएगा, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 और 2 7 है, अंकों का जोड़ 3 के पाड़े में कभी नहीं आता 7, इसलिए 3 से भी नहीं जाएगा। यह विभाजित होगा 5 से। 5 से क्यों होगा? क्योंकि इकाई अंक यहाँ 5 है, तो हम इसको 5 से विभाजित कर देंगे। 5 के पाड़े में 25 देखो कहाँ आते हैं, 5 पे, 5 25, और फिर 5 1 पे चला जाएगा, 5 1 कम 5। ये हो गए 25 के गुणनखंड, 5 गुणा 5। इसी तरह से अब हम 35 के बना लेते हैं। 35 में भी इकाई अंक 5 है, अर्थात 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 7 35, 7 आ गया, 7 1 कम 7। ये हो गए 35 के। अब हम लिखते हैं 25 के गुणनखंड बराबर क्या होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 1। इसी तरह से 35 के गुणनखंड लिखे, 5 गुणा 7 गुणा 1। अब दोनों में मिल क्या कर रहे हैं, पहला 5 है दोनों में, और अंतिम 1 दोनों में मिल रहा है। 1 में 5 है, 1 में 7 नहीं मिलता तो हम उसको छोड़ देंगे। 25 और 35 के गुणनखंड बराबर जो साझा गुणनखंड है वो हमें लिखने हैं 5 गुणा 1। ये इनके गुणनखंड हो गए साझा। 40 और 60 के अभाज्य गुणनखंड करते हुए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अब हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, किस किस का, 40 और 60 का। तो पहले 40 के अभाज्य गुणनखंड बनाते, विधि वही है, एक लाइन खींचो, इधर खींचो, और उसके बाद यहाँ लिख दो 40। अब 40 में इकाई अंक क्या है, 0 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 0 की 0, हमारे पास आ गया 20। फिर इकाई अंक 0 है तो फिर 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2 और 0 की 0, 10 आ गए, 10 दूनी 20 होता है। अब फिर भी 0 है इकाई अंक, तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 5 10, 5 आ गया, फिर ये 5 पे चला जाएगा, 5 1 कम 5। ये हो गए 40 के अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इसी तरह से अब हम 60 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। 60 में इकाई अंक 0 है, तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6 और 0 की 0, 30 आ गए। 30 में फिर इकाई अंक 0 है तो फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, 15 पे चला जाएगा, 15 दूनी 30 होता है। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि इकाई अंक 5 आ गया है, तो अब इनके अंकों का जोड़ करके देख लो, 5 और 1 6, तो 6 3 के पाड़े में आता है तो अभी 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 5 आ गया, 5 से चला जाएगा, 5 1 कम 5। ये हो गए 60 के गुणनखंड। अब हम पहले लिखते हैं 40 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ये है, एक लिखे तो लिखे, नहीं लिखे तो भी काम चल जाता है। जब महत्तम निकालते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गुणा करने से हमें वही संख्या प्राप्त होगी, तो कोई आवश्यकता नहीं है। 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के लिखे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब दोनों के मिला के देखो क्या क्या मिलते हैं, 60 और 40 के साझा गुणनखंड 2, अगला 2 भी दोनों में है तो गुणा 2। अब 2 और 3 है तीसरे नंबर पर, दोनों को छोड़ दो, नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है, 5 है जो दोनों में है तो यहाँ 5 लिख दो। इनकी कर दो गुणा, और जो गुणा करोगे ये उत्तर आएगा, ये होगा महत्तम समापवर्तक। 2 को 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4 और 4 को 5 से गुणा करो, 4 5 20, तो 20 है, ये क्या है,
महत्तम समापवर्तक है। 40 और 60 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। अभी हमने निकाला था अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभी निकालना है भाग विधि से। अब भाग विधि से कैसे निकलता है, पहले तो देखिए ये बना दिया भाग का निशान। अब 40 और 60 में जो संख्या बड़ी है उसको अंदर और जो छोटी है उसको लिखेंगे बाहर। तो 40 और 60 में बड़ी कौन सी है, 60 बड़ी है, तो 60 को लिख देंगे अंदर। और भाग किससे देंगे, विभाजित किससे करेंगे, 40 से। कितने पे जाएगा, 1 पे। 40 से कम 40। 60 में से 40 घटाने 0 में से 0 और 6 में से 4 गए तो 2, क्या बच गया 20। अब 20 को भाग के बाहर रखो और 40 को भाग के अंदर ले आओ यहां। अब देखो 20 के पहाड़े में 40 आते हैं, हाँ 20 दूनी 40। अब 40 में से 40 घटाने हैं तो 0 में से 0 और 4 में से 4 गए 0। यहाँ पर 20 जो है वह आएगा महत्तम समापवर्तक। जिस संख्या से अंतिम बार भाग देते हैं महत्तम में वह उत्तर होता है। तो यहाँ क्या आएगा, महत्तम समापवर्तक बराबर 20। 18 का गुणनखंड पेड़ बनाओ। 18 का हमें गुणनखंड पेड़ बनाना है। कैसे बनता है गुणनखंड पेड़, देखिए हमने सबसे पहले एक गोले के अंदर 18 लिखा। अब 18 के 2 टुकड़े करने हैं। क्या क्या हो सकते हैं 18 के टुकड़े, 9 गुणा 2। तो अब हम दोनों को 9 और 2 को 2 गोलों के अंदर लिख दें, 2 शाखाएं बना दें, यहाँ 9 और यहाँ 2। अब 2 के तो टुकड़े हो नहीं सकते, 3 के फिर 2 टुकड़े कर सकते हैं। 3 को क्या हो सकते हैं 2 टुकड़े, 3 गुणा 3। तो फिर इसकी 2 शाखाएं बना दो और 2 गोले ऊपर बना दो, 3 और 3। अब ये हो गए 18 का गुणनखंड पेड़। 3 गुणा 3 गुणा 2। जो अंतिम जो संख्या आती है जिसके आगे शाखाएं नहीं जाती वह उसका गुणनखंड है। तो इसके क्या क्या हो गए 18 के, 3 गुणा 3 गुणा 2। एक और विधि से करके देख लेते हैं। फिर वही एक गोला बनाया, उसके अंदर हमने 18 लिखे। अब 9 और 2 की बजाय और भी क्या टुकड़े हो सकते हैं, हाँ एक और हो सकता है। क्या हो सकता है, 6 और 3। 2 गोले बनाओ, 6 3 18, 3 आ गया। 6 के फिर 2 टुकड़े बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, 2 गोले बनाओ और उसके अंदर हम लिख देंगे 3 और 2। 3 दूनी 6 होता है। तो ये बन गए 18 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरह से गुणनखंड पेड़ बनाकर भी हम किसी संख्या के गुणनखंड बना सकते हैं। अन्य संख्याएं भी हैं, उनके भी गुणनखंड पेड़ बना सकते हैं, आपकी बुक में है। इसी तरह के और सवाल उनके भी आप बना लेना। अनु के घर में एक पार्क है। उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट, 5 फीट की टाइलों से बनाने का फैसला किया। यदि किसी भी टाइल को बिना काटे रास्ता बनाए तो रास्ते की लंबाई क्या होगी। 2, 3 और 5 फीट की टाइलें लगानी है। या तो सारी 2 फीट की लगा ले, या 3 फीट की लगा ले, या 5 फीट की लगा ले। कौन सी टाइलें लगाएगी, टाइल काटनी नहीं पड़े। जब इस तरह का सवाल आए तो उसमें हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। एक लाइन खींचो और एक इधर खींच दो। यहाँ लिख देंगे हम 2, 3 और 5। इनके बीच में एक छोटी डैश रेखा खींचिए, छोटी लाइन खींचिए। अब 2, 3, 5 क्या गुणा किसी संख्या से विभाजित होते हैं, नहीं। तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, 2 भी, 3 भी और 5 भी। तो जब ये अभाज्य हैं तो किसी से भाग तो होंगे नहीं, विभाजित तो होंगे नहीं। तो अब हम इनकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो 30 फीट होगी उसकी लंबाई। यदि 2-2 फीट की टाइलें लगाओगे तो 15 टाइलें लगेंगी। 3-3 फीट की टाइल लगाओगे तो 10 लग जाएंगी। और 5-5 फीट की लगाएंगे तो 6 टाइलें उस रास्ते में लगेंगी। मनोज ने एक नया घर बनाया है। वह फर्श पर टाइलें लगवाना चाहता है। क्या करना चाहता है, टाइलें लगवाना चाहता है। कमरे का आकार 9 गुणा 12 फीट है। कमरा 9 फीट चौड़ा है और 12 फीट लंबा है।
बाजार में 3 तरह की टाइलें हैं, 1 गुना 1 फुट की, 2 गुना 2 फुट और 3 गुना 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए? देखिए, कमरा बनवाया है, बाजार गया तो जाकर के टाइलें खरीदनी थी। अब दुकान गया तो दुकान पर उसे 3 तरह की टाइलें मिली, 1 बाई 1 की, 2 बाई 2 की, 3 बाई 3 की। अब वो कौन सी खरीदे? कि टाइलें बिना कटे हुई लगानी है। यदि 1 बाई 1 की टाइलें 1 गुना 1 की टाइलें खरीदे तो कितनी टाइलें खरीदनी पड़ेगी? 9 गुना 12 बटे 1 गुना 1। जितना क्षेत्रफल है कमरे का उसको टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे दो। कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? 9 गुना 12 और टाइल का क्षेत्रफल उसकी लंबाई गुना चौड़ाई। अब वर्ग की है तो भुजा गुना भुजा, 1 गुना 1 पहले ही दे रखा है, ये नहीं कटते किसी भी संख्या से। कोई नीचे 1 है, 1 से काटने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो 12 और 9 की गुणा कर दो, 12 निम्मा 108। तो उसको 108 टाइलें खरीदनी पड़ेगी यदि 1 बाई 1 की टाइलें लेता है तो।